हाल ही में केरल के कोझिकोड जिले में ब्रेन ईटिंग अमीबा यानी कि दिमाग खाने वाला अमीबा और उससे होने वाले संक्रमण की चर्चा जोरों पर है। दरअसल इसकी वजह से एक संक्रमण होता है जिसे पैम यानी PAM के नाम से जानते हैं, जिसको प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस भी कहते हैं। अब इसकी वजह से, इस संक्रमण की वजह से कुछ दुखद मृत्यु की घटना सामने आई है और कुछ गंभीर मामलों पर प्रकाश डाला जा रहा है कि कुछ गंभीर मामले भी देखने में आए हैं। अब ऐसे में आज हम इसी अमीबा के विषय में चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि क्यों इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा कहते हैं और क्या इससे बचने के उपाय हैं, और साथ ही साथ अन्य इसके पक्ष में जो हमारे लिए परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसकी तरफ चलेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की आज की इस वीडियो में इसी महत्वपूर्ण विषय और साथ साथ जागरूकता पर बात हम करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में, क्यों ये इतना घातक है, आखिर इसकी चर्चा क्यों हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले जो खबर है जिसकी वजह से ये चर्चा में आया है, ये मामला कहां पर आया है, तो ये मामला आया है केरल में, और केरल में कोझिकोड जिले में। इसकी वजह से एक बहुत ही छोटी बच्ची थी, यानी कि 9 साल की एक बच्ची थी, हालिया मामले में उसकी मृत्यु हो गई है और साथ साथ कुछ गंभीर मामले प्रकाश में आए हैं। कुछ अन्य मृत्यु की भी घटनाएं सामने आई हैं। एक 3 महीने के शिशु और 40 वर्षीय व्यक्ति भी गंभीर रूप से बीमार हैं। अब इसमें इस बीमारी का नाम, इसकी वजह से जो बीमारी हो रही है उस बीमारी को क्या कहा जा रहा है, तो उस बीमारी को कहा जा रहा है PAM, यानी कि प्राइमरी, साथ साथ A फॉर अमीबिक और साथ साथ M फॉर मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस। अब इस बीमारी का नाम जो PAM है, ये किससे हो रहा है, तो एक अमीबा से हो रहा है। आप जानते हैं कि अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव होता है जो मुख्य रूप से कहां पाया जाता है, तो ये मुख्य रूप से तालाबों, झीलों या धीमी गति से बहने वाले नदियों, जल निकायों में पाया जाता है। अब ये जो सूक्ष्म अमीबा है, यहां पर जिस अमीबा की बात हो रही है उस अमीबा का नाम है नेग्लेरिया फाउलेरी, यानी कि नेग्लेरिया फाउलेरी की वजह से ये रोग हो रहा है, जिस रोग का नाम PAM अर्थात प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस है। और इस बीमारी की प्रकृति क्या है, तो ये बीमारी बहुत दुर्लभ है। ऐसा नहीं कि बहुत आम बीमारी है, बहुत रेयर बीमारी इसको माना जा रहा है, दुर्लभ माना जा रहा है, इसकी वजह से इसकी चर्चा है। लेकिन ये घातक इतनी ज्यादा है कि इसमें जो मृत्यु दर है, यानी कि मरने का जो रेशियो है संक्रमण के बाद, वो है 90%। तो 90% मृत्यु दर की वजह से इसकी चर्चा विशेष हो जाती है। इसीलिए ये घातक मस्तिष्क संक्रमण है और इससे संक्रमित होने के बाद जो मनुष्य है उसका जो मस्तिष्क है वो प्रभावित होता है, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आते हैं और उसके बाद मृत्यु तक हो जाती है। 1 से 18 दिनों के अंतर्गत संक्रमण दिखाई देता है और मृत्यु तक हो जाती है। तो ये मामला है, इसकी वजह से इसकी चर्चा हो रही है। तो आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस, जो ये पैम अर्थात जो बीमारी है, इसकी बात अगर हम करेंगे तो इस बीमारी की जब बात होगी तो नेग्लेरिया फाउलेरी नाम का ये स्वतंत्र जीवधारी अमीबा है। अमीबा यानी कि एक कोशिकीय जीव जिसका नाम क्या है, नेग्लेरिया फाउलेरी है। अब इसको दिमाग खाने वाला अमीबा भी कहते हैं, यानी कि ब्रेन ईटिंग, ब्रेन को ही ये क्या करता है, खा जाता है, यानी ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है। और जो ब्रेन मस्तिष्क में, अगर हमारा मस्तिष्क ही काम नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारी पूरी शरीर की जो संरचना है उसको बैलेंस करने में, उसको चलाने में, उसके संचलन में मस्तिष्क का रोल है। तो हमारा जो मेन मस्तिष्क है उसी को अगर डैमेज करता है तो इस तरह से काफी खतरनाक है, दुर्लभ है, घातक है। फिर भी दुनिया भर में ये कहां पाया जाता है, तो गर्म पानी, मीठे पानी में पाया जाता है और गर्म पानी। अब देखिए, मीठे पानी के संपर्क में मनुष्य ज्यादा रहता है और गर्म पानी यानी 25 डिग्री सेल्सियस से लेके, अगर आप देखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, इसके लिए आइडियल कंडीशन मानी जाती है। तो ऐसे में इस तापमान में सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलप होता है। अगर इस लिहाज से अगर हम देखें तो कहां पर यह सबसे ज्यादा पाया जाएगा, अगर पृथ्वी की बात करें तो यहां 0 डिग्री सेल्सियस के बाद, यानी कि जो उष्ण कटिबंध होता है 23.5 अंश ऊपर 23.5 अंश नीचे, यहां पर तो यह सबसे आइडियल है। लेकिन जो उपोष्ण कटिबंध 66.5 डिग्री तक अगर आप देखें तो यहां तक ये सर्वाधिक पाए जाने के लिए इसके लिए अनुकूल स्थिति होती है, क्योंकि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक मीठे पानी में पाया जाता है। अब मीठे पानी में जब पाया जाता है तो कैसे मस्तिष्क में प्रवेश करता है, तो जो हमारी घ्राण तंत्रियां होती हैं, यानी कि घ्राण तंत्र का मतलब जो सूंघने का तंत्र हमारा है, यानी कि ओल्फैक्टरी जो नर्व्स हमारी होती हैं, उसके माध्यम से ये हमारे नाक के अंदर प्रवेश करता है और फिर नाक के माध्यम से ये फिर अंदर जाते हुए हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है, जैसे मान लीजिए आप मीठे पानी में आपको तैराकी करनी है, तो कोई भी व्यक्ति मीठे पानी में जब डाइव लगाता है, उसमें कूदता है, या बिना उबले हुए
जल से नाक की अगर सफाई कर रहा है, उस जल में अगर ये अमीबा है तो उससे भी संक्रमण होता है। नाक के माध्यम से, हमारे घ्राण तंत्र के माध्यम से, ओल्फैक्टरी नर्व्स के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है और मस्तिष्क में जाने के बाद ये तीव्र सूजन पैदा करता है, यानी कि स्वेलिंग होती है मस्तिष्क में, और उसके बाद उस स्वेलिंग के बाद ढेर सारी जो डिसऑर्डर्स हैं वो देखने को मिलती हैं। तो ये इसका एक परिचय है। यहाँ चित्र के माध्यम से आप देखिए ये कैसे नाक के माध्यम से प्रवेश करता है, और ये इसको चित्र में दिखाया गया है इस अमीबा को। आगे और विस्तार से बात करते हैं तो देखिए, ये जो अमीबा है वो बहुत चतुर होता है और जो परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार अपना रूप भी बदल लेता है, यानी कि रूप बदलने में भी माहिर है। कैसे रूप बदलता है? तो सामान्य रूप से सबसे स्वतंत्र अवस्था में जब ये रहता है, फ्री रहता है। कब रहेगा स्वतंत्र अवस्था में? जब इसको अपने अनुकूल वातावरण मिलेगा, यानी कि 25 से 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिलेगा और मीठा जल मिलेगा, तो ये फ्री कंडीशन में रहेगा। और जब फ्री कंडीशन में होगा तो ये अमीबा, ये पहला जो स्टेज आप देख रहे हैं, इस कंडीशन में दिखाई देगा। और इस कंडीशन में क्या होगा? इसमें न्यूक्लियस होगा, फूड वैक्यूल हो गया, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होगा, यानी कि न्यूक्लियस यहां देख रहे हैं आप, फूड वैक्यूल देख रहे हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल यहां पर दिखाई देगा, और ये यहां पर ये सारी संरचना दिखाई देंगी, और ये सबसे स्वतंत्र स्थिति है। और इसी कंडीशन में जब ये स्वतंत्र स्थिति में होगा, इसी रूप में जब ये होता है तो सबसे खतरनाक होता है, इंसानों को इसी समय ये संक्रमित करता है। दूसरी कंडीशन, जब इसके अनुसार स्थिति नहीं होगी, थोड़ा कंडीशन में चेंज होगा, मान लीजिए टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने लगा या 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने लगा, तो ये क्या करेगा? ये अपने आप को बदल लेगा। ये अपने आप को जब बदलेगा तो थोड़ा संकुचित कर लेगा, और संकुचित करने के बाद ये दूसरी वाली जो अवस्था आपको दिखाई दे रही है इसमें आ जाएगा। और इस दूसरी अवस्था में जब ये आता है तो इस कंडीशन में जब भी परिस्थितियां बदलेंगी तो पानी में पोषण मान लीजिए कम हो गया, इसके अनुसार पोषण ही नहीं मिल रहा है, तो ये अमीबा क्या करेगा? अपने आप को फ्लैजलेट में बदल लेता है। ये फ्लैजलेट की अवस्था आपको दूसरी वाली दिखाई दे रही है, इसमें न्यूक्लियस होगा और सामने इसको आपको जो तार जैसी जो संरचना दिखाई दे रही है, दो इसकी मूछ जैसी जो संरचना दिखाई दे रही है, इसमें जो फ्लैजला होता है, इसी को फ्लैजला बोलते हैं। फ्लैजला क्या होता है? तो बाल जैसी संरचना होती है जिससे ये तैर सकता है। अब इसमें ये तैरने का काम करता है, पोषण कम हो गया तो ये तैरेगा, लेकिन अब ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगा। और ज्यादा प्रतिकूल जब परिस्थिति होगी तो ये तीसरी कंडीशन यहां पर आप देख सकते हैं, ये वाली कंडीशन, इसमें क्या होता है? ये सिस्ट में अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। सिस्ट का मतलब ये हुआ कि चारों तरफ इसके एक सुरक्षा कवच बन जाएगा जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों से इसकी रक्षा करेगी। इसको प्लग कहते हैं। तो प्लग से अपने आप को, सुरक्षा कवच से अपने आप को ढक लेगा सिस्ट में। अब जब सुरक्षा कवच प्लग से ढका होता है तो पर्यावरण जब फिर से ये पर्यावरण के अनुकूल होने का इंतजार करता है कि फिर हमारे अनुकूल माहौल कब होगा और दोबारा फिर सक्रिय होगा। और जब इस वाली कंडीशन में पहले स्टेज में ये आता है तो अमीबा इस कंडीशन में ही आके लोगों को मस्तिष्क को संक्रमित करने के लिए इसके इस रूप में आना इसका जरूरी होता है। तो ये आप समझ गए हैं। अब यहाँ पर आपने कोई बच्चा हुआ, कोई युवक हुआ, ये अगर डाइव लगाता है तो ये नाक के माध्यम से प्रवेश करेगा और फिर मस्तिष्क तक पहुंचेगा, और इस मस्तिष्क को फिर धीरे धीरे ये खाने लगता है, इसीलिए इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं। तो यहां आपको स्थिति समझ में आई, कौन सी स्थिति इसकी ज्यादा घातक है। अब देखिए इसके लक्षण क्या होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब ये नाक के माध्यम से प्रवेश करता है तो शुरुआती लक्षण इसके बहुत विशेष नहीं होते हैं। आपको शुरुआत में नाक में से आपको कुछ लक्षण दिखाई देंगे, जैसे सर्दी जुकाम की स्थिति होती है, नाक से स्राव होने लगेगा, तेज सिर में दर्द होगा शुरुआत में, उसके बाद आपको तेज बुखार होगा, मतली उल्टी जैसी स्थिति बनेगी। तो सामान्य ही इसमें लक्षण शुरू में दिखाई देते हैं। बाद में ये फिर क्या होता है? गंभीर न्यूरोलॉजिकल लक्षणों में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि न्यूरोलॉजिकल लक्षण का मतलब फिर अब आपको हो सकता है कि आपको दौरे पड़ने लगे, अत्यधिक नींद आने लगे, सुस्ती आने लगे, आपके बिहेवियर में चेंज दिखाई देने लगे। ये न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं ये कुछ दिन बाद दिखाई देने लगते हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होगा? व्यक्ति का अगर मस्तिष्क ज्यादा ये ब्रेन को डैमेज जब करने लगता है तो व्यक्ति कोमा में चला जाता है और उसके बाद उसकी मृत्यु तक हो जाती है। और ये सारी घटना जो होती है वो 1 से 18 दिन में होती है। सामान्य रूप से 5 दिन के बाद ही जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं वो दिखाई देने लगते हैं। तो इस तरह से अब तक केवल कुछ 100 मामले जरूर आए हैं, लेकिन इसकी जो मृत्यु की दर है 90% तक जो लोग मर जाते हैं इसमें संक्रमित होने के बाद, वो बहुत चिंताजनक बात है। और विशेष रूप से जो बच्चे और युवक होते हैं इसकी चपेट में अधिक आते हैं। इसलिए भी ज्यादा आते हैं क्योंकि हम कह सकते हैं कि जो बच्चे और युवक होते हैं वो पानी में, इस तरह के मीठे जल में अधिक सक्रिय रहते हैं, ज्यादा एज के लोग कम सक्रिय रहते हैं। अब इसका उपचार क्या है? तो PAM का उपचार क्या है इसको जानना है, यानी कि प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो एन्सेफेलाइटिस, PAM, जो दुखद मृत्यु होती है उससे बचने का एक उपाय यह है कि एक तो इसमें कोई सॉलिड हमको कोई दवा नहीं बनी है, कोई वैक्सीन नहीं बना है जो इससे हमको बचा ले। तो इसके लिए क्या है? सबसे जरूरी यह है कि हम अवेयर रहें, हम जागरूक रहें।
और दूसरी चीज, कुछ ऐसी नॉर्मल दवाएं होती हैं जैसे एम्फोटेरिसिन बी हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, फ्लूकोनाजोल हो गया, या अन्य दवाओं के संयोजन पर यह डिपेंड करता है कि आपको डॉक्टरी परामर्श से कौन सी दवा दी जाए। आमतौर पर 5 दिन के भीतर ही कोमा और मृत्यु की घटना देखने को मिल जाती है। 1 से 18 दिनों के भीतर मृत्यु कुल मिला के होने का इसमें संभावना होता है। अब देखिए, इसमें उपचार की चुनौती यही है कि कोई प्रभावी उपचार नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा जो कारगर उपाय है वो है अपने आप को सुरक्षित करना, अपने आप को अवेयर करना। शुरुआती लक्षण के बाद ही आपको डॉक्टरी परामर्श लेने की जरूरत होती है। और जिस जगह पर, जैसे केरल के कोझिकोड की अगर बात करें, तो केरल में अगर ये मामला प्रकाश में आया है तो संभावना है इसके वहां के जल में उपस्थिति की। तो इसका मतलब वहां जहां भी ये केसेस पाए जा रहे हैं वहां के जल की जांच की जाए। अगर वहां पर आप स्विमिंग पूल में या इस तरह की जगहों पर जहां का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक है, वहां पर अगर आप जाते हैं तो आपको जरूरी है कि ऐसी जगहों की मॉनिटरिंग हो, ऐसी जगहों के जल की जांच की जाए, यानी कि जागरूकता। अब देखिए, जलवायु परिवर्तन भी इसके लिए जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार है? तो जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या हुआ? अनियमित बारिश हुई। अनियमित बारिश की वजह से मीठे पानी में जब तापमान बढ़ेगा तो तापमान 25 से 40 डिग्री सेल्सियस इसके लिए आइडियल होता ही है। तो मीठे पानी में निग्लेरिया फाउलेरी की मौजूदगी जलवायु परिवर्तन की वजह से बढ़ गई। अब गर्म और स्थिर पानी जिसमें कि क्लोरीन की पर्याप्त मात्रा नहीं है, अगर आपने अवेयरनेस नहीं है, वहां पर क्लोरीन का छिड़काव नहीं हुआ है, क्लोरीन की मात्रा उस पानी में नहीं है, तो ऐसी दशा में मीठे जल में ये क्या करेगा? इसके लिए बहुत आइडियल कंडीशन होगी और एक आदर्श वातावरण में इसकी संख्या बढ़ने की ज्यादा संभावना हो जाती है। तो जलवायु परिवर्तन इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से रोगों के लिए भी जिम्मेदार है। तो जलवायु परिवर्तन के अन्य पहलुओं पर अगर आप ऐसे लिखते हैं तो उसमें इस बात को भी आप मेंशन कर सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन से हालिया जो केरल में एक दुर्लभ बीमारी देखी गई, यानी पैम यानी कि प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोइंसेफेलाइटिस, उसके लिए कैसे जिम्मेदार है। तो आपका जो ऐसे होगा और विशिष्ट हो जाएगा करंट इशू से जोड़ते हुए। अब देखिए, इसमें संक्रमण से बचाव के उपाय यही है कि स्थानीय कुओं और जलाशयों में क्लोरीन को आप डालें, जिससे कि उसको एक सुरक्षा प्रदान किया जा सके। बिना उपचारित पानी में आप तैरने या नहाने से बचें। अगर आपको लगता है कि वो पानी सिक्योर नहीं है, वहां पर उसकी संभावना है, तो वहां पर क्लोरीन का छिड़काव वगैरह हुआ हो, ऐसी ही जगह पर आप जाएं। अगर आप स्विमिंग करते हैं जहां पर ऐसी संभावना है, तो वहां पर नोज क्लिप यानी कि नाक को ढकने वाली जो एक क्लिप आती है उसका इस्तेमाल करें। और प्रभावित क्षेत्रों में जो बुखार अगर किसी को हो रहा है तो फीवर को सर्विलांस किया जाए, यानी कि उसकी बुखार की निगरानी की जाए। इसके अलावा पानी की जांच करके भी संभावित जोखिम को कम किया जा सकता है। अगर कहीं पर इसकी छोटी सी भी संभावना है, चूंकि ये दुर्लभ रोग है, इसमें मृत्यु दर 90% तक है, तो वहां पर पानी की जांच और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करके हम इससे बचाव कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये सारे तथ्य आपको परीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। अंत में एक अभ्यास प्रश्न, और इसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर होगी। अभ्यास प्रश्न है, नेग्लेरिया फाउलेरी शरीर में कैसे प्रवेश करता है? विकल्प आपके सामने है। दूषित पानी पीने से, त्वचा के कट जाने से, या नाक के रास्ते दूषित पानी जाने से, संक्रमित भोजन खाने से। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएं। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।